नमस्कार दोस्तों, आज मैं मॉडल सेट 1 शुरू कर रहा हूँ। पूरा डिटेल शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी। तो पहला क्वेश्चन बताया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले मैकियावेली क्या है। देखो, मैकियावेली जो है ना, एक राजनीतिक शास्त्र थे। ऐसा नहीं कि इन्होंने मैकियावेली एक राजनीतिक शास्त्र थे जिन्होंने क्या किया, समझ रहे हो ना। मैकियावेली के बारे में बात करते हैं। देखो, निकोलो 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 मैक्वा मैकियावेली। देखो, निकोली मैकियावेली क्या था, एक इटली का व्यक्ति था। इटली का कौन था? इटली का व्यक्ति था, ठीक है। इटली का एक व्यक्ति था। इसका एक बुक है, बहुत फेमस बुक है। बुक का नाम है द प्रिंस। द प्रिंस द प्रिंस इन्होंने लिखा था 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में इन्होंने एक बुक लिखा, ठीक है। बुक लिखा। देखो, इस बुक में पता है, जो इसका बुक का नाम था, इसमें बताया गया कि कैसे शासक का उद्देश्य होगा कि सत्ता को बनाए रखना, निर्णय व्यवहारिक हो, आदर्शवादी नहीं। फिर सत्ता के लिए छल कपट डट जो भी कूटनीति होनी चाहिए, सब इसमें बताया गया था। तो मुख्य कारण क्या था? कैरेक्टर बताया गया था कि सत्ता कैसे होगा, कूटनीति कैसे होगी, युद्ध कैसे होगा, राजनीतिक ये होगा। तो ये पूरी बताया गया है निकोवेली में। कौन सा बुक का नाम था? द प्रिंस, ठीक है। द प्रिंस में ये बातें बताई गई थी। यहां तक क्लियर है। अब है, देखो ये बुक, एक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, इसको क्या बोला जाता था? इसको कौटिल्य भी कहते थे। ये कौटिल्य, इसको कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य भी कभी कभी आप देखोगे सुना सुना जाता है। और इनको कभी कभी विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त। तो पता है, इनका एक बुक का नाम था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बात किया गया है। इन्होंने एक बुक लिखा था। बुक का नाम था क्या? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 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 बुक था, अर्थशास्त्र। देखो, अर्थशास्त्र में ही इन्होंने क्या बोला, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, उसी में ही राज व्यवस्था, दंड नीति, आर्थिक व्यवस्था, जासूसी तंत्र कैसे होना चाहिए, कूटनीति कैसे होना चाहिए, सेना और कर का प्रणाली कैसा होना चाहिए, धर्म, राजधर्म, प्रजा हित, ये सब के बारे में इन्होंने पूरा तरीका से बताया था। तो देखा जाए ना, तो जो निकोली मैकियावेली का द प्रिंस का जो बुक था और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का बुक था, मिलता जुलता था। मतलब पूरी तरीका से मिलती थी। जो बातें उसमें लिखा गया था, ये बातें इसमें लिखा गया था। इसीलिए इसीलिए किसकी तुलना मैकियावेली ने प्रिंस से की थी? तो ये किया था कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक से, ठीक है। तो समझ में आ गया, दोनों का तुलना एक जैसा था। दोनों ही राजनीतिक व्यवहारिक दृष्टि को ही देखते थे। सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा, राज्य की स्थिरता का कठोर कैसे किया जाएगा, उपाय, गुप्तचर का उपयोग कैसे किया जाएगा, कूटनीति क्या होगी, दंड नीति का महत्व क्या होगा, सब बातें जिस तरह से द प्रिंस में लिखा गया था, प्रिंस में बोला गया है, उसी तरीका से कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र में कहा गया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। एक देखो ऑप्शन में दिया हुआ है कालिदास का मालविक। कालिदास का मित्रम। देखो, ये लेखक कालिदास है ना, महान कवि कालिदास है। इसकी रचना गुप्त बाल में की जाती है। एक प्रेम कथा आधारित संस्कृत नाटक है, ठीक है। इसमें भी राजनीतिक शक्ति कूटनीति का कहीं विशेष विचारक नहीं है। इस बुक में आप देखोगे तो राजनीति, पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू होती है ना, राजनीति से, कूटनीति से, राजा से, ये सब इसमें नहीं बोला गया। लेकिन ये कालिदास का बुक है, तो याद ये रखना है, कालिदास का बुक कौन सा है? मालविकविमित्रम, ठीक है। यहां तक क्लियर। देखो, एक है वासयन का कामसूत्र। देखो, कामसूत्र, ये कामसूत्र ही लेखक मतलब जो लेखक है ना, लेखक कौन है? वासयन। बुक का नाम है कामसूत्र।
कामसूत्र। इसमें सारे सांस्कृतिक सामाजिक की बात किया गया है, बाल विवाह कैसा होगा, भवनाएं कैसी होगी, राजनीति की कोई बात इसमें नहीं की गई। तो ये भी ध्यान रखना कि वासव्यन कामसूत्र। अगला बुक है तिरुवलीपुरम तिरुकुलम। ये भी लेखक जो है ना यही है, ठीक है। ये तमिल संत कवि है। इसके बारे में नैतिकता की बात की गई, कोई राजनीति की बात नहीं की गई, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञान के तौर पे जाना जाता है? तो ये देखो इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इसका आंसर होगा सुपिया अभिलेख। तो बुक में जो दिया है ना वो गलत दिया है। बुक में जो दिया इसका आंसर हो जाएगा सुपिया अभिलेख। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुपिया अभिलेख होगा। कैसे सुपिया अभिलेख होगा? क्योंकि अगर देखोगे ना तो वैज्ञानिक दृष्टि से, जो भी वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखोगे तो इसमें जो दसपुर अभिलेख है ना वो भारत में है, लेकिन हमें विश्व के स्तर पे बात करना है, विश्व के स्तर पे। तो इसका सुपिया अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। आंसर याद रखना क्यों होगा? क्योंकि एक पहली बार खोजा गया ये एक अभिलेख है जो वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी बात करता है, ठीक है। सुपिया अभिलेख। तो निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञान के तौर पे जाना जाता है? तो यह है सुपिया अभिलेख, सुपिया अभिलेख, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? सुपिया अभिलेख है, दसपुर अभिलेख। तो इस क्वेश्चन में विवाद बहुत है, अभी इसमें देखो इसका जो आंसर दे रहा है ना वो दे रहा दसपुर अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञान के तौर पर जाना जाता है। दसपुर अभिलेख है, इसका आंसर क्या होगा? दसपुर अभिलेख। देखो जो सुपिया अभिलेख है ना वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। वंश है गुप्त के वंशावली, और गुप्त वंश है घटोत्कच वंश भी कहा जाता है इसको, इसका सुपिया अभिलेख। और सोहगोरा, देखो सोहगोरा अभिलेख है जो पड़ता है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है। लिपि है ब्राह्मणी लिपि में प्राकृतिक लिखा गया है। तापपत्र अभिलेख है, ठीक है। और एरन अभिलेख जो है वो सारण जिले में मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? यह भारत के सती प्रथा का सबसे पहला अभिलेख साक्ष्य मिलता है। उल्लेख है गुप्त जो राजा थे भानुगुप्त और उनके सेनापति गोपराज का उल्लेख है, जो हुनों के विरुद्ध युद्ध में मारे गए, उनकी पत्नी सती हो गई थी, इसकी बातें की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दसपुर अभिलेख, दसपुर अभिलेख, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वेदांता से प्रभावित होकर ख्वाइज ने मामुनी शासक ने अपना मंत्री नियुक्त किया था? तो देखो ये किया था अलबरूनी को, अलबरूनी। देखो जो अलबरूनी था ना वो काफी दिमागी आदमी था, मतलब बहुत तेज तर्रार आदमी था। इन्होंने जब भारत में आया था तो बहुत सारे चीजें इन्होंने अध्ययन किया, लगभग बहुत सारी चीजें इन्होंने अध्ययन किया। पता है ये किसके साथ आया था? ये आया था मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। और मोहम्मद गजनबी जो था वो लूटपाट के पर्पज से आया था, लेकिन जब ये भारत में आया तो इसकी मंशा लूटपाट नहीं था, ये भारत के कल्चर को, भारत की स्थिति को ये समझना चाहता था, और वाकई में इन्होंने समझा भी, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर तो पता चल गया कि अल बरूनी होगा। देखो आप समझते हैं अल बरूनी, देखो इसमें चारों ऑप्शन जो है ना वो जहर है। चारों ऑप्शन को समझते हैं डिटेल में। देखो पहला ऑप्शन क्या है? अल बरूनी, मेन कंसेप्ट इसका अल बरूनी है आंसर। देखो अल बरूनी जो था, अल बरूनी जो था वो ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अल बरूनी, अल अल बरूनी जो था
वो भारत के साथ आया था, भारत के साथ, भारत के साथ आया, मतलब ये भारत, देखो ये जब भारत में आया ना, ये आया कब पता है, 1017 से 1030 ईस्वी में भारत आया, इसी के संबंध में भारत आया था। और किसके साथ आया था, तो ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद सॉरी सॉरी महमूद गजनबी के साथ, महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, गजनबी के साथ भारत आया था। और इन्होंने क्या किया, भारतीय दर्शन, गणित, भूगोल, सांस्कृतिक सब का अध्ययन किया, समझ रहे हो ना, सब कुछ का अध्ययन किया, समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल बरूनी। और इन्होंने पता है एक बुक भी लिखा था, बुक का नाम था तहकीक, तहकीक, तहकीक किया था, तहकीक ए हिंद, यही बुक में सारा बातें इन्होंने लिखा था, ठीक है, समझ रहे हो। तहकीक, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, इन्होंने एक बुक लिखा था अल-बरूनी का। तो अल-बरूनी के बारे में समझ में आ गया ना कि एक मामनी वंश, जो गुलाम वंश है ना, मामनी वंश के शासक के रूप में जाना जाता है, इन्होंने ही अपना पूरी भारत में इन्होंने लगभग रहा, समझ रहे हो, और इन्होंने ही बुक लिखा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अल-बरूनी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसीलिए जो ख्वाजा था ना, इन्होंने ही प्रभावित होकर क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो देखो अल-बरूनी की बात तो समझ गया, किसके साथ भारत आया था, तो अल-बरूनी जो था वो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। असल में जो गजनबी था ना, वो गजनबी के दरबार का ये विद्वान था, लेकिन जब भारत में आया, गजनबी जब भारत में आया तो क्या किया, उसका तो पार्ट लूटपाट था, लूटपाट ही था ना, लेकिन ये जो आया ना, ये भारत की संस्कृति को इन्होंने समझा, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखा, तक तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, और पूरी भारत की दिशा और दशा के बारे में समझ गए। इन्होंने इतिहास का, भाषा का, संस्कृति का, गणित का, विज्ञान का, साहित्य का, सब चीज का चर्चा इन्होंने किया, ठीक है। तो इसीलिए जो ख्वाजा था ना, ख्वाजा, ख्वाजा जो था, देखो ख्वाजा जो था, जो ख्वाजा था, उन्होंने, ख्वाजा जो था उन्होंने क्या किया, ख्वाजा ने, उन्होंने इसको मंत्री नियुक्त कर लिया, मंत्री नियुक्त किया, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ऑप्शन में एक है हिनसिंग, हिनसिंग, देखो हिनसिंग जो है ना, एक चीनी बौद्ध यात्री था, ये 7वीं से 8वीं शताब्दी में लगभग भारत में आया था, समुद्र मार्ग से भारत आया था। भारत का आगमन सबसे पहले प्रथम चीन में किया, चीन से नालंदा आया, फिर इंडोनेशिया चला गया, कई वर्षों तक नालंदा में ये अध्ययन किया। इन्होंने भारत की संस्कृति सीखा, बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया, उनकी यात्रा से नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी जानकारी मिलती है। भारत में रहा, लेकिन शासन और राजनीति से संबंध इनकी नहीं रहा, कभी कभी किसी मामूलिक शासक सेवा नहीं किया, इसलिए इसका आंसर हिनसिंग नहीं होगा, ठीक है। हेनसांग, हेनसांग क्या है, हेनसांग जो है, हेनसांग वो एक चीनी यात्री भी था, 7वीं शताब्दी में भारत में आया था, लेकिन पता है उस समय जब आया था ना भारत में, तो ये हर्षवर्धन का शासन चल रहा था, हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन का शासन चल रहा था, हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। नालंदा में इन्होंने कई वर्षों तक शासन किया और कई राजाओं की यात्रा किया,
इन्होंने एक बुक लिखा था, इसका हेन त्सांग का एक बुक था, पता है क्या था, CUU क्यू की, यही बुक लिखा था। इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, इसमें सारे जो भी भारत की राजनीति, भूगोल, शिक्षा, समाचार से वर्णन है, सब इस बुक में इन्होंने लिख दिया। और किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के शासन के काल में आया था हेन त्सांग, भारत में आया था हेन त्सांग। ठीक है, कब आया था, ये 629 से 645 के कार्यकाल में आया था ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो एक है ऑप्शन में फहयांग, फहयांग पता है, ये भी एक चीनी बौद्ध यात्री था, चीनी 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 बौद्ध बौद्ध यात्री था, चीनी बौद्ध यात्री था। ये भारत आया था 399 में, 399 में। ये आया था चंद्रगुप्त, किसकी कार में आया था, भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। जब चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इन्होंने भी एक बुक लिखा था, फो 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 इन्होंने बुक लिखा था, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंग्डम के बारे में, भारत में अध्ययन किया, सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया, पूरी तरीका से इन्होंने सब कुछ किया, हेन सांग फेंग ये सब। ठीक है, लेकिन जो अलबुर्नी था ना, वो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी बोलो या मोहम्मद गजनवी बोलो, इसके साथ भारत आया था। इसकी लूटपाट जो था ना, वो ये नहीं था कि हम भारत में आके लूटपाट करें। मोहम्मद गजनवी जो था वो भारत में लूटपाट के परिदृश्य से भारत आया था, लेकिन ये जो था ना, ये भारत की कल्चर को इन्होंने समझा, बहुत सारे अध्ययन किया, संस्कृति अध्ययन किया, मैथ, सब कुछ इन्होंने अध्ययन कर डाला। और इन्होंने इसी अध्ययन करने के बाद एक हिंद भी पुस्तक लिख डाला। ठीक है, समझ में आ गया। इतिहास, भाषा, संस्कृति, गणित, विज्ञान, इन्होंने सब पे इन्होंने अध्ययन किया, मतलब मानो ना तो मल्टी टैलेंट व्यक्ति था ये। ठीक है, तो इसीलिए खुश होकर, मतलब प्रभावित होकर, इसकी विद्वानता को प्रभावित होकर मामूई शासक ने अपनी मंत्री नियुक्त कर दिया, किसको, अलबरूनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से। देखो इतना डिटेल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि जरूरी नहीं ना कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसके आसपास पढ़े रहोगे तो सब आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई, पढ़ने का तरीका यही सही है, ये नहीं कि मैं ऑप्शन करते चला गया आप निकल दिए, ऐसे तो यूट्यूब पे करते ही हैं बहुत से। देखो अगला क्वेश्चन है, कि विजयनगर के किस शासक को तो समुद्र का अधिपति कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कृष्णदेव राय को। देखो कृष्णदेव राय जो थे ना, वो विजयनगर साम्राज्य के सबसे योद्धा राजा थे, मतलब अगर फेमस राजा की बात किया जाए तो कृष्णदेव राय थे। देखो क्यों कृष्णदेव राय को समुद्र का अधिपति कहा जाता है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में ये तुल्लो वंश, ये थे तुल्लो वंश, तुल्लो वंश, तुल्लो वंश, तुल्लो वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे, तुल्लो वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, ये आए थे 1509 से 1529 में भारत आए थे। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता, क्योंकि इसकी शक्ति जो थी ना, वो बंगाल, पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल तक फैली हुई थी, पश्चिमी तट तक फैली हुई थी, मतलब पूरी तरीका से समुद्री तट को इन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। पूर्वी तट बे ऑफ बंगाल से पश्चिमी तट तक फैली हुई थी, अरब सागर, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी तक, मतलब दोनों प्रभाव ये इनके पास था। इन्हीं के कारण इन्हें पता है लॉर्ड ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी का उपाधि दिया गया, दो समुद्रों का अधिपति कहा गया, यानुवर्धन काल भी कहा गया। समझ रहे हो ना, ये था कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय जो थे वो क्या बोलते हैं, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे, हिंदू राजा थे, हिंदू राजा। ठीक है, हिंदू राजा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को इसलिए कहा जाता है तुल्लो वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। देखो बुक्का प्रथम और हरिहर प्रथम ये विजयनगर के संस्थापक थे। इन्होंने हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम इन्होंने ही विजयनगर संस्थापकों में थे और ये संगम वंश से थे। ये संगम वंश से थे। संगम वंश थे। ये दोनों संगम वंश थे। बुक्का प्रथम विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों में एक था, संगम वंश थे। और ये हरिहर प्रथम भी जो थे वो वास्तविक संस्थापक हरिहर प्रथम को माना जाता है विजयनगर साम्राज्य के, ये भी संगम वंश थे। ठीक है। कृष्णदेव राय की बात करें ना तो ये विजयनगर का सबसे सम्राट योद्धा थे। उनकी उपाधि बहुत सारा था, अभी विष्णु, लॉर्ड ऑफ ईस्टर्न वेस्टर्न सी, दो समुद्र का अधिपति। इनकी उपलब्धियां गोवा, उड़ीसा, कोक्कन तक विस्तार, मुस्लिम सुल्तानों का भी विजय था। पुर्तगालों से भी इनका अच्छा संबंध था। कृष्णदेव राय नौसैनिक भी इनकी बहुत मजबूत थी। ठीक है। इनका एक साहित्य योगदान भी रहा है। अमुत्य माल तेलुगु में और तुलुक सहित स्वर्णकार, ये सब है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, यहां तक क्लियर। देखो अब है प्रत्यंच बौद्ध किसे कहा जाता है। देखो जब देखो प्रत्यंच बौद्ध की बात आती है ना तो देखो एक चीज समझते हैं, बौद्ध धर्म में सबसे फेमस हमारा कौन रहे हैं? गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध का जो विचार रहा है वो काफी अलग रहा है, यही ना, बहुत अच्छा उनका विचार रहा है। उनका जो सोच रहा है, उनका विचार रहा वो अलग रहा है। तो यही कहा गया है कि प्रत्यक्ष मतलब उनकी सपोर्ट में कौन थे? तो शंकर थे, कपिल थे, पतंजलि थे, रामानुजन थे। तो शंकराचार्य थे। शंकराचार्य की बातें और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की बातें देखा जाए ना तो थोड़ा सा मिलता जुलता है। क्यों मिलता जुलता है? क्योंकि ये भी बोलते थे ना कि जीवन संघर्षों से भरा है, मोह माया को आप त्याग दीजिए। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से शंकर या इसको बोला जाता है आदि शंकराचार्य। प्रत्यक्ष बौद्ध क्यों कहा गया? इसलिए ना कि आदि शंकराचार्य जो थे ना वो अदंत वेदांत का प्रतिपादक थे। इसने ही कहा था सत्य एक है, वो भी ब्रह्मचर्य, और जगत मिथ्या है, माया। मतलब इनका कहना था कि आत्म ब्रह्मचर्य है, संसार एक मिथ में जाके फंसा हुआ है, जैसी अवधारणाएं इन्होंने दिया था। बौद्ध दर्शन में इन्होंने शून्यवाद और विज्ञानवाद से मिलती जुलती बातें इन्होंने कही थी। इसलिए विरोधियों ने भी आरोप लगाया था कि शंकर का जो वेदांत है ना वो छुपा हुआ बौद्ध धर्म में, इसीलिए इनको प्रत्यक्ष बौद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? शंकराचार्य। शंकराचार्य। ठीक है। ठीक है। शंकरा वेदांत के बौद्ध धर्म मानते थे। बौद्ध धर्म वेदों का अस्वीकार करते थे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। ठीक है। देखो कपिल जो है ना, कपिल जो है वो एक शाक्त दर्शन है, शाक्त दर्शन के प्रतिपादक है। पतंजलि पतंजलि के नाम योग दर्शन, ये योग दर्शन बुक लिखे हैं, योग दर्शन, योग दर्शन है। और कपिल जो लिखे हैं वो लिखे हैं शाक्त दर्शन, शाक्त दर्शन, शाक्त शाक्त दर्शन। ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है, यही बुक है। देखो यही इसको हटा देते हैं। देखो अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखो किसानों द्वारा लगाए, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने से पहले जितने भी रैयतवाड़ी व्यवस्था है ना
उसको खत्म करते हैं। देखो तभी आप इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कंसेप्ट है, मतलब अच्छे से उसको पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे, नहीं पढ़ा होगा तो भी आज पढ़ लोगे। देखो ये क्या होती है, आपको भारत में 3 तरह का रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाया गया था, आपको सभी को पता है 3 तरह का। कौन कौन सा? ये देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था, बंदोबस्त व्यवस्था। एक देखो एक तो था अस्थाई बंदोबस्त जिसको कहा जाता था, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था था, और एक था महलवाड़ी व्यवस्था। यही था ना? ठीक है, यही था ना? समझते हैं इसको। देखो सबसे पहले हम समझते हैं पहला, 1793 में आया था, एक आया था 1793 में। 1793 में, 1793 में कौन सा था? 1793 में था जमींदारी व्यवस्था। कौन सा था? जमींदारी, जमींदारी व्यवस्था, व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था था। देखो जमींदारी व्यवस्था क्या था ना, जैसे मान लो अंग्रेज था, अंग्रेज थी, और यहाँ पे रहते थे जमींदार लोग रहते थे, जमींदार लोग रहते थे, और यहाँ पे रहते थे किसान, किसान रहते थे। ठीक है, तो क्या हो कितना, और किसने लागू किया था जमींदारी प्रथा? ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, इन्होंने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब? 1793 में। देखो ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था, ये जनरली देखोगे तो बिहार में, बंगाल में, बिहार बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में, यूपी के कुछ क्षेत्र में लगाया गया था। ठीक है, इसका देखो क्या था ना, ये देखो ये क्या करते थे, अंग्रेज जो लेते ना, अंग्रेज जो थे वो जब टैक्स की बात आती थी तो जमींदार जो थे वो किसान से टैक्स लेते थे, किसान से टैक्स लेते थे और फिर अंग्रेज को देते थे। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो जो जमींदार लोग थे वो एक तरह से दलाली का काम करते थे। किसान से तो टैक्स अगर इन लोगों ने 100 रुपये लिया तो अंग्रेज को देते थे मान 70 रुपया, और 30 रुपया ये रख लेते थे। तो इससे देखा गया कि जो जमींदार जो थे बहुत अमीर हो गए, बहुत ज्यादा अमीर हो गए। समझ रहे हो ना? किसान, जमींदार और सरकार, सरकार को एक निश्चित परमानेंट रेवेन्यू देते थे। यदि जमींदार भुगतान ना करे तो जमीन जब्त हो जाती थी। अब मालिकाना हक कौन था? मालिकाना हक इसी को बना दिया था, जमींदार को ही। ठीक है, और मालिक कौन थे? जमींदार ही थे। परिणाम क्या निकला? प्रशासन तो आसान था लेकिन किसानों को भारी शोषण किया गया, क्योंकि यहाँ पे जमींदार जो थे ना वो अधिक शोषण करते थे किसान से, और पैसा तो अधिक लेते थे किसान से लेकिन अंग्रेज को कम देते थे। सहकुआरी बढ़ गया, लगान बहुत अधिक था, फिर किसान बंधुआ बनते चले गए, वो अत्यधिक शोषण हुआ और ये फेल हो गया, मानो ना तो इतना बेटर नहीं था। फिर आया रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था वो किसने लाया था? थॉमस मुनरो ने लाया था, थॉमस मुनरो ने लाया था, थॉमस मुनरो ने। समझ रहे हो? और ये कहाँ पे था? ये मद्रास क्षेत्र में था, मद्रास में, मद्रास क्षेत्र में, बॉम्बे में, बॉम्बे प्रांत में लाया था, कर्नाटक में भी था और असम में भी था। इसका देखो मुख्य उद्देश्य था ना कि जो जमींदारी व्यवस्था था ना उसको खत्म कर दिया गया और सीधे क्या किया गया, अंग्रेज, अंग्रेज जो थे, अंग्रेज और किसान के बीच का फैसला रह गया। और अब इसका मालिकाना हक अंग्रेजी हो गए, मतलब सरकार हो गया, और किसान से सीधे क्या करते थे? टैक्स वसूला करते थे। ठीक है, किसान से सीधे मतलब नो मिडिल, कोई किस नहीं था। ठीक है, और पता है कर व्यवस्था जो थी वो सीधे किसान से लिया जाता था, और जमीन को पट्टा पर दिया जाता था, पट्टा पर, जमीन को पट्टा पर देते थे। कौन कौन?
सरकार मतलब अंग्रेज, ठीक है। और भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, और जो भूमि का सर्वेक्षण होती थी वो भूमि को उत्पादकता के आधार पे दिया जाता था। जितना अच्छा उत्पादकता मतलब जमीन उत्पादन वाला दिया जाएगा उतना उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। ये थी। किसानों को कुछ अधिकार दिया गया था, कर अत्यधिक था, सुख सुविधा कुछ नहीं था, तो किसान डूब गए। तो देखो यही है कि रैयत बाड़ी बंदोबस्त निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल। सरकार जमीन को रैयत पट्टे पर देती थी, बिल्कुल। कर लगाने पे भूमि का सर्वेक्षण का मूल्य निर्धारण किया जाता था, बिल्कुल। यही सब रैयत बाड़ी में था, ठीक है। और ये पता है कब लाया गया था? ये लाया गया था 1820 में। 1820 में आया था, 1820 में आया था, ठीक है। रैयत बाड़ी व्यवस्था किसने लाया था? थॉमस मुनरो ने लाया था। एक था महलवाड़ी, एक था महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था को क्या था? महलवाड़ी व्यवस्था जो था वो 1822 से 1833 में आया था। 1822 से 33 में आया था। किसने लाया? किसकी आया था? होल्ट मैकेंजी। ये आया था होल्ट मैकेंजी के द्वारा। होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी के द्वारा। बाद में विलियम बैटिंग जो था ना उसको संशोधन किया, ठीक है। कहाँ लागू हुआ था? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी प्रांत में लागू किया गया था, ठीक है। देखो इसमें क्या था ना ग्राम समुदाय का महल था, मतलब किसान। इसमें 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 क्या था? किसान थे, गांव थे और सरकार था, संयुक्त जिम्मेदारियां होती थी इसमें, ठीक है। और भूमि सर्वेक्षण इसमें भी किया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है। समझ में आ गया? ये थी बातें। तो यहाँ तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को कर लिया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद, श्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन, इसका क्या नाम था? प्रजामंडल आंदोलन था। समझ रहे हो? देखो क्या थी ना, जब अंग्रेज आजाद हो रहे थे, मतलब अंग्रेज उस समय थे ना, तो बहुत सारे लोग अपने अपने जगह पे समानांतर सरकार की व्यवस्था किए थे। जगह जगह पे अपने अपने अनुसार वो लड़ रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। क्योंकि देखो प्रजामंडल आंदोलन था ना वो ब्रिटिश काल में ही चले आ रहे थे। भारत के जो भी रियासतें थे, रियासतें आपको पता है ना, बहुत सारे रियासतें थे। कश्मीर था, हैदराबाद था, श्रावणकोर था, कठियावाड़ था, कोचीन था, बड़ोदरा था, जयपुर था, ये सब था। तो ये सब में क्या किया गया था? एक इस दमन को विरोध में जनता ने प्रजामंडल बनाया था, प्रजामंडल आंदोलन बनाया था। प्रजामंडल का आंदोलन का उद्देश्य यही था कि लोकतंत्र करना, नागरिक का सारे अधिकार देना, सामाजिक सुधार देना और राजनीतिक एकीकरण करना और समान अधिकार देना, ये सब बातें थी, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से विचार से प्रभावित होकर, महात्मा गांधी से विचार से प्रभावित होकर इन्होंने कौन सा प्रभावित होकर प्रथम आदिवासी कौन थे? प्रथम आदिवासी कौन थे? तो ये थे जंदो नाग। कौन थे? ये थे जंदो नाग। देखो ये कौन थे? जंदो नाग कौन थे? देखो समझते हैं। जंदो नाग कौन थे? समझते हैं। देखो जंदो नाग जो थे ना वो पहला ऐसा आदिवासी थे जो महात्मा गांधी जी से प्रभावित हुए थे, उनके काम से, विचार से, उनकी जो भी
कार्यपाल था ना, उसके अनुसार से ये काफी प्रभावित हुए थे। तो इन्होंने ही पहला आदिवासी नेता बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? देखो इसमें क्या बोला गया, महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जंदो नाग थे। हैपो जंदो नाग एक मणिपुर के एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे, और इन्होंने रोगमेई नागा मणिपुर के जनजाति समुदाय से थे। हेपो जंगोनाथ महात्मा गांधी के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी सुना था और उनसे प्रभावित हुए थे। वह भी मजबूत कुल्ली व्यवस्था, भारी पहाड़ी कर के करों और नए कानून के लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। इन्होंने हिरक्का आंदोलन भी शुरू किया था। 1931 में अंग्रेज के द्वारा इनको फांसी दे दी गई। कब दिया गया? 1931 में बेचारा को फांसी दे दिया गया। 1931 के द्वारा इनको फांसी दे दी। ठीक है, गौदबिल, देखो एक है रानी गौदिल, रानी गौदिल, रानी गौदिल। देखो जो गादिल एक नागा अध्याय गुरु थे। वो अपने चचेरे भाई हैपो जगन्नाथ के नेतृत्व में हिरक्का आंदोलन में शामिल हो गए थे जब वे सिर्फ 13 वर्ष के थे। यह आंदोलन आदिवासी धर्म के पूर्व अध्ययन के लिए किया गया था। बाद में यह एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। फिर 1931 में अंग्रेजों द्वारा देशद्रोह के आरोप में हैपो को फांसी दे दिया गया और बाद में गांधी आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, एक व्यक्ति देखो है अलूरी सीताराम राजू। देखो अलूरी सीताराम राजू का जन्म पता है? आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था। अलारू सीताराम राजू एक प्रशंसक और असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। उनका बहुत फेमस है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। इन्होंने ही लोगों को खादी अपनाने, शराब का त्याग करने हेतु समझाया था। हालांकि इनका जो विचार था ना, वह हिंसा के माध्यम से उपनिवेशी शासक से स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्त करने में केवल बल का प्रयोग मुख्य भूमिका थी। आंध्र प्रदेश को लंबे समय में राजू लोकनायक मान के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के एक बहुत फेमस व्यक्ति थे जिनका नाम, और रंपा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र के मामले में किसकी फांसी हुई थी? देखो लाहौर षड्यंत्र के मामले में सुखदेव जी को, भगत सिंह को और राजगुरु को फांसी हुई थी। मतलब 2, 3 और 4 क्यों हुआ था? देखो लाहौर षड्यंत्र क्यों हुआ था आपको पता है ना? लाहौर षड्यंत्र के जो मामला था वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी इसलिए हुई थी कि सांडस की हत्या कर दिया था इन्होंने। भगत सिंह ने, सुखदेव ने और राजगुरु पर मुकदमा चलकर कब इनको फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। और भगत सिंह और बटुकेश्वर जो दत्त थे ना, HS आर्य, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों पर भी मुकदमा चलाया गया था। जेल में जो कैदी थे वो पूरी तरीका से भूख हड़ताल पे चले गए और जतिन दास को 63 दिन बाद मृत्यु हो गया। और जो HR थे, HR हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य थे ना, चंद्रशेखर आजाद, वो ककोरी षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाकर वो भाग गए थे। तो इसलिए लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले उन्होंने। फिर 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को उनको मार दिया गया। ठीक है, ककोरी कांड कब हुआ था? ककोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को ककोरी कांड हुआ था। ककोरी कांड एक ट्रेन डकैती था जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ लाइन ककोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन पैसेंजर को सफलतापूर्वक लूट लिया।
जो ककोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोका गया था ना, वो सरकारी खजानों को भी लूटा गया था, इन लोगों ने लूटा था। ककोरी कांड में लगभग 17 लोगों को सजा मिला था, 4 को आजीवन कारावास भी मिला था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, असफुल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लहाड़ी थे, गोरखपुर के फैजाबादी थे, नैनी थे, फिर गोडा के फांसी दे दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद जो थे वो फरार हो गए। ठीक है, यहाँ तक के आंसर समझ में आ गया। मतलब लाहौर षड्यंत्र के तहत इनको फांसी दी गई थी, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे। अगला है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? लुई सोलहवां था। ये बहुत खतरनाक शासक था। लुई सोलहवां जो था ना, लुई सोलहवां वो बहुत खतरनाक शासक था। इनकी पत्नी और ये, इन्होंने जब फ्रांस की क्रांति हुआ ना, तो इनमें बहुत बड़ा इनका रोल था। रोल कुछ नहीं था, यही मानो था एक निरकुश शासक के रूप में था। फ्रांस की क्रांति में कब हुआ था? ये हुआ था 1789। 1789 को हुआ था, और उसी समय 16वीं वहां का शासक था। लुई 16वीं पता है कब बना था? 1774 में ये सम्राट बना था। लुई 16वां की जो पत्नी थी मेरी एंटोनेट, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, फिर 14 जुलाई को 1900 मतलब 1789 को क्या किया गया? क्रांतिकारियों ने बास्टिल का कराहगाह पर ध्वस्त कर दिया। ठीक है, और वहां से फिर शुरू हुआ स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुत्व का एक नया क्रांति लाया गया। तो वायसराय शीश महल का निर्माण इन्हीं ने किया था, लुई 14वां ने करवाया था, उस समय राजा था। तो फ्रांस की क्रांति थी ना, चौथे एक प्रकार का धार्मिक टाइटल प्रकार की भूमिका प्रत्यक्ष था। तो फ्रांस के जो क्रांति के समय, और फ्रांस की क्रांति के समय आप देखना मुद्रा जो था ना, मुद्रा जो था वो लीरवे था, लीरवे था। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति के समय नेशनल असेंबली को बनाने और संविधान को तैयार होने तक उन्हें भंग नहीं होने देने का नेतृत्व किया। और ये देख रहे हो ना, ये 2 व्यक्ति हैं, इनका नाम है मीराइबो और आबोसिए। ये पता है, इन्होंने ही नेशनल असेंबली का गठन किया था। नेशनल असेंबली का गठन किया था, इन्होंने किया था। मीराइतोबो और ओसोबियो ने नेशनल असेंबली को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। मीराइतोबो और ओबिसिए का। फ्रांस की जब क्रांति हुआ था ना, तो उसमें उसका मुद्रा था लीरवे, ये भी ध्यान रखना है। और फ्रांस की क्रांति के समय नेशनल असेंबली बनाने का काम मीराइतुबो और ओसोबिए के था, नेशनल असेंबली बनाने का काम। ठीक है, तो जब संविधान तैयार होने पर उनको भंग नहीं होने का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। नेशनल असेंबली कब बना था? 1791 में नेशनल असेंबली बना था। संविधान पूरा प्रारूप हो गया, और सम्राट की जो शक्तियां था ना, जो राजा थे 16वीं, उनको खत्म कर दिया गया। फिर पता है जो लुई 16वां था, उसको देशद्रोह में 21 जनवरी 1993 को 1793 को प्लेइडी कॉन्वर्ट्स के रूप में फांसी दे दी गई। तो इस तरह से खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या क्या समझा? देखो, सबसे पहले समझते हैं फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? लुई 16वां। मुद्रा क्या था उस समय? लीरवे। जो मीराइतुबो और ओबोसिए थे, वो नेशनल असेंबली की गठन किए थे 1791 में। इन्होंने ही आंदोलन का नेतृत्व किया था पूरी तरीका से, नेशनल असेंबली लाया, फिर वहां पे डेमोक्रेटिक का पूरा ध्यान इन्हीं लोगों ने दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर 21 जनवरी 1793 को इनको फांसी हो गया। 21 जनवरी 1793 को इनको फांसी हो गया। ठीक है, खूनी रविवार की घटना कब घटी? तो खूनी रविवार की घटना घटी है 22 जनवरी 1905 को। 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना जो घटी है, तो 22 जनवरी 1905 को। देखो क्या हुआ था, 22 जनवरी 1905 को के दिन जार के पास
जार के पास भूखे मजदूरों के समूह में सेना पर गोली बरसाई गई। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ? 7 फरवरी 1917 को रूस का एक प्रथम विस्फोट हुआ। 7 फरवरी 1917 को 7 फरवरी 1917 को रूस में क्रांति का एक प्रथम विस्फोट हुआ। विद्रोहियों ने रोटी रोटी का नारा लगाते हुए सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू किया और 15 मार्च 1917 को जो राजा थे जार निकोलस जो थे जार निकोलस, जिसको जार निकोलस द्वितीय जो थे, वो क्या किए, सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फिर 15 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी त्याग दिया। इस तरह से देखा जाए ना तो जैसे रूस में निर्गुस राजशाही का अंत हो गया। ठीक है। रूस में साम्राज्य की स्थापना 1898 में हुई थी। 1898 में हुई थी। ठीक है। आगे चलकर दो भागों में बट गया, एक बोल्शेविक और एक मेनेस्विक। बहुमत दल वाला बेल्शेविक कहलाया। इसका प्रथम नेता लेनिन थे, लेनिन आपने सुना होगा। और अल्पमत वाला कहलाया, जो प्रमुख नेता थे कर्स्की। जार के सत्ता त्यागने के पश्चात उन्होंने प्रधानमंत्री बना, परंतु लेनिन ने बल प्रयोग सत्ता हटाकर 7 नवंबर 1917 को अपनी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। वो अंततः कर्स्की छोड़कर देश भाग गया। ब्रेशको ने नई सरकार का गठन किया, जिसका अध्यक्ष लेनिन और ट्रेंस्टी को देश मंत्री बनाया गया। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो खूनी रविवार जो था वो 22 जनवरी 1905 को घटा था। लघु अंडमान और कार निकोबार को विभाजित करता है तो ये 8 डिग्री करता है, 8 डिग्री। और लघु अंडमान और ग्रेट निकोबार को करता है 10 डिग्री। और 9 डिग्री करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। तो सब ध्यान रखना। ठीक है। जो एक है 8 डिग्री चैनल मनी, मतलब वही ये, और 8 डिग्री चैनल है ना, वो मिनिकॉय या लक्षद्वीप को करता है। ठीक है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और ग्रेट निकोबार को करता है, ग्रेट निकोबार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी समुद्री तट सबसे लंबा है? तो तमिलनाडु का। क्यों? क्योंकि गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। तो ऑप्शन से देखा जाए तो क्या होगा? ऑप्शन से देखा जाए तमिलनाडु होगा। ठीक है। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना कौन सा? देखो शिवालिक है, देखो 3 तरह का संरचना है। एक तरह का संरचना है, एक तो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो ग्रेट हिमालय को लोअर हिमालय से अलग करता है। कौन? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या करता है? ग्रेट हिमालय को लोअर हिमालय से करता है। फिर लोअर हिमालय से शिवालिक को करता है, कौन करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक से जो मैदानी क्षेत्र है उसको करता है हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। जो हिमालय फ्रंटल फॉल्ट है ना, वो शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करती है। यह एक ऐसी संरचना है जहां भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण हो रहा है। पारेशियन युग के अंत तक हिमालय जो फ्रंटल फॉल्ट का विकास हुआ। जो ट्रांस हिमालय है ना, वो बृहद हिमालय को इंडो टास्पुक जोन से अलग करता है, और बृहद हिमालय और लघु हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग करता है। जो क्या बोलते हो, बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और लघु हिमालय को किससे करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। और लघु हिमालय जो है वो शिवालिक को, लघु हिमालय शिवालिक को करता है किससे? मेन बाउंड्री फॉल्ट से। और फिर शिवालिक और मैदान से करता है हिमालय फ्रंटल फॉल्ट से। ठीक है।
अगला है जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। देखो जलोढ़ मिट्टी जो है ना वो नाइट्रोजन और ह्यूमस का कमी पाया जाता है, ह्यूमस का कमी पाया जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में आप देखोगे ना तो पोटास, फास्फोरस, फास्फोरिक अम्ल, चूना, कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रचुरता बहुत अधिक पाया जाता है। जलोढ़ हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवशेषों से बनी होती है और ये काफी उपजाऊ होता है, उपजाऊ, बहुत उपजाऊ होता है। और भारत के देखा जाए तो सर्वाधिक विद्युत क्षेत्र में ये है, लगभग 30.5% क्षेत्र में ये है। ठीक है, पता है इसकी भौगोलिक संरचना के आधार पर दो तरह का बोला जाता है, एक बोला जाता है भांगर और एक बोला जाता है खादर। जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है उसको भांगर कहते हैं, जिसमें कंकड़ कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, और जो नवीन जलोढ़ होता है उसको खादर कहा जाता है। इनका निर्माण प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियों से होता है। बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होता है कौन, खादर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और ह्यूमस होती है। और भी मिट्टियां हैं भारत में, जैसे लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी में कॉफी, काजू ये सब उत्पादन किया जाता है। काली मिट्टी में कपास सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, तो ये रोबेस्टा, रोबेस्टा किया जाता है, रोबेस्टा। भारत में रोबेस्टा किस्म की कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। भारत में अगर देखा जाए ना तो कहवा, कहवा की दो किस्में अरेबिकी और रोबेस्टा उगाई जाती है। कहवा की खेती के लिए उष्ण जलवायु परिवर्तन 16 डिग्री से 28 डिग्री तक तापमान तक चली जाती है। तो भारत में देखोगे तो कहवा का उत्पादन का शुरुआत कहवा कहवा बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुआ। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोबेस्टा। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, रोबेस्टा। लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट, बॉक्साइट। देखो लोहरदगा जो है ना, लोहरदगा ये झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। पलामू, जो लोहरदगा और पलामू है वो उच्च कोटि के बॉक्साइट पाया जाता है। पलामू, पलामू और लोहरदगा में। ठीक है, बॉक्साइट जो है ना वो एल्युमिनियम का एस्क होता है, आपको पता है। और देश में कुल बॉक्साइट का जो भंडारण है, भंडार, भंडार वो 51% देखोगे, 51% देखोगे तो ये है उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में, उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में पाया जाता है। और भी उड़ीसा का कहाँ, कालाहट्टी, काला, काला, कालाहांडी, कालाहांडी, कालाहांडी और कोरापुट, 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 कालाहांडी और कोरापुट कालाहांडी और कोरापुट क्या है, बॉक्साइट का सबसे प्रसिद्ध जगह है और सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा किसका, बॉक्साइट का, बॉक्साइट का। ठीक है, क्या है, कालाहांडी और कोरापुट, कालाहांडी और कोरापुट। ठीक है, और भारत में उड़ीसा भी, मध्य प्रदेश भी, गुजरात भी, झारखंड भी, महाराष्ट्र भी, मध्य प्रदेश भी बॉक्साइट के बृहद भंडारण है। इसका उपयोग मशीनरी, चमड़ा रंगने, पेट्रोल आदि में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोच्चि शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था, तो ये हुआ था जापान के सहयोग से, जापान के सहयोग से किया गया था। ठीक है, जो कोचिन शिपयार्ड का निर्माण पता है कब हुआ था, ये हुआ था 1972 में, 1972 में। पहला स्वदेशी विमान वाहक जो युद्धपोत है ना, INS विक्रांत, विक्रांत ये यहीं पे बना है, यहीं पे निर्मित हुआ है। और भारत में जलयान निर्माण उद्योग क्षेत्र में लगभग 8% सार्वजनिक और 1% निजी कंपनियों का संलग्न है। तो भारत में अगर देखोगे ना तो जलयान का पहला कारखाना 1941 में विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था और 1952 में सरकार ने अधिकृत करके इसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड रख दिया।
तो ये जापान के सहयोग से बना था। ठीक है। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में किस धार्मिक वर्ग का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ये है हिंदू का। ऑप्शन के अनुसार हिंदू होगा। अगर धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार देखोगे तो हिंदू का लिंग अनुपात 931 है। मुस्लिम का इससे थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप देखोगे ना सबसे ज्यादा तो ईसाई धर्म का है। ईसाई का पता है कितना है? ईसाई का है 1006 ईसाई धर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेसेटा का पठार स्पेन में है? बिल्कुल। चिया पासा का पठार मैक्सिको में है? बिल्कुल। यूकॉन का पठार चीन में नहीं है, यूएसए और कनाडा में है। यूएसए और कनाडा में है। कनाडा में है, तो ये गलत है। ये गलत है। किरिबिले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है? बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर तिब्बत का पठार मध्य एशिया में पाया जाता है। बोलेविया का पठार एंडीज पर्वत जो होता है ना, गिरिपित का पठार पिटोगोनिया का पठार अर्जेंटीना और चिली में है। फिर महाद्वीपीय पठार। ठीक है। तो देखा जाए ना, ये सारे आपको याद होना चाहिए। ग्रेट बेसिन यूएसए में है। आतातोलिया का पठार तुर्की में है। तुर्की में आतातोलिया का पठार तुर्की में है। यूनान का पठार म्यांमार, चीन और वियतनाम में है। कोलंबिया का पठार यूएसए में है। कोरुंडा का पठार यूएसए में है। और करट्टा का पठार क्रेटिक कॉको है। लोनिया का पठार कनाडा में है। ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलकृत नहीं है? तो यह है मेहराब। मेहराब मेहराब पवनों द्वारा नहीं बल्कि सागरीय जल द्वारा निर्मित एक स्थलाकृत है। करादतों के विकास में जब गुफा का जल का बहाव आर पार होने लगता है तो मेहराब का निर्माण होता है। पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृत अफवाहों बेसिन ग्रूनिक हेल्ब्रेंग है। सागरीय जल निर्मित स्थलाकृत भूभूत तटीय पुलिन मेहराब ये सब। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, कुमारी नामक स्थानांतरित कृषि संबंध किससे है? तो यह है पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट से जो कुमारी नामक स्थानांतरित कृषि है ना, यही है। तो स्थानांतरित कृषि को झूम की खेती कहा जाता है। पता है इसमें क्या किया जाता है? जहाँ पे पेड़ पौधे अधिक होती है उसको पेड़ पौधे को काट दिया जाता है, दहन कर दिया जाता है और वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी बना के कर दिया जाता है। तो कुमारी नामक जो स्थानांतरित कृषि पश्चिमी घाट क्षेत्र में प्रचलित है। स्थानांतरित कृषि कृषि जिसे कृषि झूम कृषि या कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। इनमें वृक्षों को काटकर या जलाकर भूखंड साफ किया जाता है। राख को मृदा से मिलाकर भूखंड कृषि किया जाता है। ठीक है। अगर देखा जाए झूम तो उत्तर पूर्वी राज्य में है। बेवर या डांडिया मध्य प्रदेश में है। पांडु या पेंडा आंध्र प्रदेश में है। कुमारी पश्चिमी घाट में है। कुमान पामाडानी उड़ीसा में है। वालरे या वालेट्रे दक्षिण पूर्व राजस्थान में है। खिल हिमालयन क्षेत्र में है। कुरुआ झारखंड में है। पलामू मणिपुर में नहीं, पलामू नहीं, पालमू मणिपुर में। और दीपा छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है। झूम उत्तर पूर्वी राज्य में। बैबर डालिया मध्य प्रदेश में। पेंडु पेंडा आंध्र प्रदेश में। कुमारी पश्चिमी घाट में। कुमामा पांडमी उड़ीसा में। वालेरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। खिल हिमालय क्षेत्र में। कुरुहुआ झारखंड में। पलामू मणिपुर में। दीपा छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला में और बस्तर जिला या अंडमान निकोबार में। ठीक है। करा निम्न में कौन प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? तो यह है ओसियो। ओसियो ओसियो तो क्या है? दो तरह का प्रशांत महासागर में जलधारा है। एक तो गर्म है, एक है गर्म और एक है ठंडा। ठंडी ठंडी गर्म है। गर्म जो है इसको बोल देंगे क्यूरो। क्यूरो 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 सीओ।
हिरोशिमा। दूसरा है उत्तरी उत्तरी प्रशांत प्रभाव। फिर है अलास्का अलास्का की धारा। फिर है सुसीमा धारा। फिर है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया या एल नीनो भी क्या है, एक गर्म धारा है। और ठंडी अगर जल धाराएं की बात करें तो हमबोल्ट है। फिर ओयासियो। फिर है कैलिफोर्निया। फिर है होटक्स हाबोल्ट। ये सब क्या है, हाबोल्ट, ओयोसियो, कैलिफोर्निया और ओसोट, ये सब क्या है, ठंडी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओसियो। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है, तो अभी 6 है। 7 हुआ करती थी, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उनमें 301 के तहत क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। देखो, सरकार का जो प्रमुख होता है ना, वो प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार को जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद का कोई भी अस्तित्व नहीं है। मंत्री परिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पर पूरी मंत्री परिषद को भी भंग कर सकती है, जबकि किसी भी मंत्री की मृत्यु हटाए जाने या त्याग पत्र के कारण मंत्री परिषद में केवल एक स्थान खाली रह जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया जाता है जब दोनों बराबर में हो। देखो, अमेरिका में जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाता है, वहां जनसंख्या अधिक हो या कम हो उससे कोई मतलब नहीं, वहां पे जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होंगे वो बराबर होंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ये देखो, इंडिया की बात किया गया है, इंडिया का बात यहाँ किया गया है कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा कम प्रतिनिधित्व होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्रांकलन समिति का गठन किया गया था, तो ये किया गया था जॉन मथाई। याद रखना है कि जो स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पे ही कब 1950 में सर्वप्रथम प्रांकलन समिति का गठन किया गया था। यह समिति भी सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है। इनका प्रमुख कार्य वार्षिक अनुदान की जांच करना, वार्षिक जो अनुदान होती है उसको जांच करना, अतिरिक्त और पूरक अनुदान पर चर्चा करना। इन समितियों के सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो सारे लोकसभा के प्रतिनिधित्व में होते हैं, एकल संक्रमणी मत द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। जो जॉन मथाई थे ना, वो 1950 में गणतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का भी गौरव प्राप्त किए थे उन्होंने। जॉन मथाई की अगर हम बात करें तो जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री
R.K. सन्मुख सेठी द्वारा पेश किया गया था, जो मात्र 7.5 माह की अवधि के लिए था। और अगर देखा जाए तो भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक विलियम जेम्स विलियम को जाना जाता है। भारत में बजट प्रणाली जो है ना, बजट प्रणाली का संस्थापक इनको कहा जाता है, जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ये संस्थापक मान सकते हो, संस्थापक, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के गठन की स्थापना 1993 में किया गया है। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना 1993 में किया गया। और 102वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 2018 में। इसको संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। इसमें देखो 338 में एसी है, 338 काम में एसटी है, और 338 खाम में ओबीसी दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रावधान किया गया है। जिसमें देखो ये क्या होती है ना कि एक आयोग का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, और 3 सदस्य होते हैं। सभी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। 338 ए एससी है, 338 का एसटी है, और 338 का ओबीसी का है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे 1947 में। तो प्रथम वैज्ञानिक, शोध और राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले के थे वो। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? गृह मंत्रालय संभाले थे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय थे, और राज्यों के मामले उन्होंने संभाले थे। और जॉन मथाई जो थे वो रेलवे और परिवहन मंत्री संभाले थे, ठीक है। और डॉक्टर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। और राजकुमारी अमृता कौर जो थी वो स्वास्थ्य मंत्री थी। राजकुमारी अमृता कौर जो थी वो स्वास्थ्य मंत्री थी। और जगजीवन राम जो था वो श्रम मंत्री। और वीवी गौंडगिल जो थे वो कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री थे। कौन? वीवी गौंडगिल कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री थे, ठीक है। तो निम्नलिखित में प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो ये पीवी नरसिम्हा नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में जब आया था ना आर्थिक संकट, उस समय प्रधानमंत्री थे। देखो कौन कौन थे? तो गोपाल स्वामी अय्यर थे, एन राघव राव थे, के मुंशी थे। बिल्कुल ये सारे थे। देखो क्या हुआ था ना, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को ये लाया गया था। किसके द्वारा? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लाया गया था। इनमें 7 सदस्य थे और खुद एक और वो थे, अध्यक्ष थे। तो कुल मिला के 7 हो गए। तो इसमें देखो, इसमें 3 तो यहीं पे है, गोपाल स्वामी अय्यर, फिर एन माधव राव और के मुंशी, 3 तो यहाँ हो गए। फिर सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, फिर एन माधव राव बीएल मित्र के स्थान पर, फिर थे टीटी कृष्ण चामरी, जो डीपी के खतान मतलब मृत्यु के बाद आया था। तो प्रारूप समिति के जो मसौदा यही तैयार किए थे, ठीक है। अब आते हैं, देखो अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मतलब 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 41 है काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का अधिकार। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अनंतस्वेन आयर थे। कौन थे? अनंतेश्वर आर्य थे। देखो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, अगर देखो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात किया जाए
तो जीवी मालवलकर थे। यहाँ तो उपाध्याय पूछा गया ना। इनका कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक था। आपको पता है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु अगर आपातकालीन स्थिति आ जाए तो 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। जैसे 1976 में आपातकाल लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 1978 में फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। एक टीवी की कीमत 5% की कमी की गई और मूल कीमत तक पहुंचने के लिए देखो 20% मतलब 20% का मतलब 1/5, 5 से 4 किया गया, फिर 4 से 5 करना है तो 1 बढ़ाना होगा 4 से 25%। फिर है 16 संख्याओं का औसत, 16 संख्या 16 इंटू 23 तो कितना हो जाएगा 23, 6 तरी 18 के 8 हाथ में 1, 6 दिन 12, 1 13 तो 8, 6 और 3 368, फिर 7 इंटू 7 और 14 147 और 24 और 8 तो 8 दूनी 16 और 8 चौको 32 तो 2 9 192 तो 147 से 192 घटा दो तो 9 9 4 13 2 1 3 339 तो 368 से 339 घटा दो तो कितना बचेगा 9 यहाँ 5 2 तो 29। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखो अगला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको सोल्व करते हैं कि 1500 मीटर की दौड़ में देखो तो 1500 पहले टोटल तो कितना है 1500 है। ठीक है 1500 है पूरा दौड़। तो क्या बोल रहा है कि ए बी को 100 मीटर से, तो ए बी अगर ए 1500 दौड़ा तो बी कितना दौड़ा है 1400, 100 से हरा दिया। फिर क्या करा बी और सी, बी कितना हरा, बी जो है वो 1500 दौड़ा तो 1300 ये 50 दौड़ा है। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, ये से ये कट गया, इसको सिंप्लीफाई करो, ये कट गया 30 बार में 30 बचे और ये 27 बचे, फिर 10 तिहाई 30 और 9 तिहाई 27। ठीक है 9 तिहाई 27 तो यहाँ से बराबर करो देखो 15 और 10 तो 140 और ये क्या हो जाएगा 9, क्योंकि इसको बराबर करेंगे ना इसको 10 से और इसको 14 से तो 14 तो 9 चौको 36 के 6 हाथ में 3 9 3 12 126 तो देखो कितना से हाथ दिया हरा दिया, ये है 126 से मतलब 150 126 4 और 4 2 24 यूनिट से हराया है। तो 150 बराबर 1500 तो एक बराबर कितना हो जाएगा एक बराबर हो जाएगा 30 और 24 सॉरी 3 30 आएगा ना 30 आएगा 1500 यही ना आएगा 150 बराबर 1500 150 बराबर 1500 इंटू 24 भाई 150 बराबर 1500 30 तो कितना हो जाएगा 240 30 इंटू 240 तो 4 12 के 2 हाथ में 3 दूनी 6 7 720। ठीक है तो यही ना आएगा 24 यूनिट। हाँ सॉरी 10 आएगा ना, ये 10 में हो जाएगा 10 तो 10 बराबर अरे ये 10 होगा जी 240 तो 240 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 240। फिर कह रहा कि 20% और 20% की क्रमिक छूट देने के बाद तो देखो मान लो कि एमपी रहा होगा तो एमपी का 20% 4/5 फिर से 4/5 दिया गया और दिया गया कितना 664 में तो चचा को 16 40 तो 40 इंटू 25 तो 1000। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1000। आगे चलते हैं। करा यदि संख्या का 1% 60% तो एक संख्या का 60% क्या होता है 3/5 और दूसरी संख्या का कितना दिया हुआ 3/4 तो 3/4 तो ये से कट गया तो x/y 5/4 5/4।
फिर कह रहा है देखो ऑप्शन में है ROAC कितना दिया हुआ है 686821 और CHAIR कितना दिया हुआ है 73456। तो कुछ क्या रहा ACARCH। तो एस कितना है एस हो जाएगा 2, ई कितना हो जाएगा 1, ए कितना हो जाएगा 4, आर कितना हो जाएगा 6, सी कितना 7 और एच कितना हो जाएगा 3। तो 14 3। ये आंसर। देखो अब इसको अगर एक साथ जोड़ते हो ना तो देखो 11 11 तो ये 1। मुद्रास्फीति में स्वार्थिक लाभ किसको होता है ऋणी को होता है। देखो मतलब जब भी मुद्रास्फीति होगा ना तो लेने वाले से ज्यादा देने वाला को फायदा होता है। अगर आप मान लो एक मोहन है और एक रोहन है। मोहन ने रोहन को 20,000 रुपया कर्ज दिया, 20,000 कर दिया। तो किस समय मुद्रास्फीति था उस समय, तो मोहन को लॉस होगा और रोहन को फायदा होगा। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसा हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि आपको पता है भाई जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आया ना तो उस समय हमारे देश में क्या थी, आर्थिक संकट नहीं था, युद्ध की कंडीशंस छिड़ी हुई थी। जैसे 1962 में क्योंकि ये कब से कब तक चला था, ये चला था 1961 से 1966 तक ये चला था। 1961 से 1966 तक चला था। देखो इनका टारगेट क्या था तीसरी पंचवर्षीय योजना का, यह योजना सैंडी सुखमय चक्रवर्ती और महान लोबिस मॉडल से प्रभावित था। यह योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतःस्फूर्त व्यवस्था में पहुंचाना तथा इसके अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे। जैसे खाद्यान्न उत्पाद में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उद्योग और निर्यात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग, ईंधन और शक्ति का विस्तार करना था और अवसर की समानता का मतलब समझते हो ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है कि 1962 में चीन के साथ और 1965 में 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ पाक के साथ युद्ध हो गया और फिर से 1965 और 1966 में भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर सूखा हुआ। तो इसके कारण देखा जाए ना तो ये पूरी तरीका से अर्थव्यवस्था फेल हो गया। जो भी टारगेट अचीव करना था वो नहीं हो पाया। इस योजना के अंतर्गत लेकिन एक काम हुआ था कि 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री का स्थापना किया गया था सोवियत संघ के। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा तीसरी। अगला है राजा चलैया समिति किसी से है, तो ये प्रत्यक्ष कर से है। राजा चलैया समिति का सुधार प्रत्यक्ष कर से। और भी समितियां हैं जैसे वाचु समिति प्रत्यक्ष कर से है, एलके झा समिति प्रत्यक्ष कर से है, राजा चलैया समिति कर सुधार से है, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से है, पार्थ और सारथी सोरन समिति कर नीति से है, वाईबी रेड्डी समिति आयकर छूट की समीक्षा से है। ठीक है। फिर भूरे लाल समिति मोहन मोटर वाहन करों में वृद्धि से है। फिर केलकर समिति प्रत्यक्ष और परोक्ष करापोर से है। फिर रंगराजन समिति पेट्रोलियम उत्पादन और प्रसंस्करण संरचना से संबंधित है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में प्लास्टिक मनी कौन है, तो प्लास्टिक मनी होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी तो है प्लास्टिक। ठीक है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। ठीक है। ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो बैंकें होती है, वित्तीय संस्थान और कंपनियों द्वारा किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। साकेतित मुद्रा क्या होती है, देखो साकेतित मुद्रा जो होती है ना एक धात्विक मुद्रा होती है। जैसे
ये जैसे लोहा से बना हुआ सिक्का, उसको साकेतिक मुद्रा कहा जाता है। समझ रहे हो? निम्नलिखित में किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं? तो प्रत्यक्ष बेरोजगारी, इसको अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी में क्या होती है ना कि मान लो कि अगर खेती में 100 लोग हैं और अगर 120 लोग काम कर रहे हैं, तो 20 लोग जो है ना वो अधिक काम करते हैं, और अगर ये छोड़ भी देंगे ना तो उस काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये ज्यादा से ज्यादा प्रत्यक्ष बेरोजगारी खेती में होती है, खेती में किसान वाले लोग में होती है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं, जिसको प्रत्यक्ष बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। यह कोई व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में योगदान नहीं देता है, दूसरे शब्दों में कहे उत्पादित पर विपरीत प्रभाव डाले बिना कार्य से हटाया जा सकता है, ये प्रत्यक्ष बेरोजगारी माना जाता है। यह श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, ये ज्यादा से ज्यादा कृषि क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, एक है स्वैच्छिक बेरोजगारी। देखो स्वैच्छिक बेरोजगारी का मतलब होती है ना कि ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है लेकिन कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है, उनको कार्य करने के लिए सक्षम है लेकिन कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं जगा रहा है, तो इसको इच्छुक बेरोजगारी का मतलब स्वैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। जहां कार्य या नौकरी में उपलब्ध है लेकिन लोग उनके इच्छुक नहीं, जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं जगा रहा हो। फिर है ये है संगठनात्मक बेरोजगारी। संगठनात्मक बेरोजगारी होता है जब कोई एक व्यक्ति नौकरी कर रहा हो और दूसरी नौकरी में जा रहा हो, एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जाना चाहता हो, उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। मतलब यह बेरोजगारी उस समय विशेष के दौरान उत्पन्न होती है जब श्रमिक और उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया की ओर ले जाते हैं, अर्थात विभिन्न व्यवसायों में श्रमिकों की गतिशीलता में अपूर्ण के कारण यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक है, यह व्यक्ति एकमात्र व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के लिए इच्छुक होता है, परंतु नए व्यवसाय कार्यों के लिए उन्हें आवश्यक परीक्षण प्राप्त करना होता है। इस प्रकार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति कुछ ही समय के लिए बेरोजगार होते हैं, इसे संगठनात्मक बेरोजगारी भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ग बेरोजगारी की दर इसके अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्पन्न संबंध बताता है? तो यह है फिलीपींस कर। फिलीपींस कर जो है ना वो बेरोजगारी के रेट और उनके जो मुद्रास्फीति है उनके दरों के बीच में उल्टा संबंध बताता है। फिलीपींस का कहना है कि जो बेरोजगारी दर है और मुद्रास्फीति दर है उसके बीच में रिलेशन दर्शाता है। क्या क्या? बेरोजगारी का दर और मुद्रास्फीति की दरों के बीच में ये रिलेशन फिलीपींस कर दर्शाता है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर को उल्टे या विपरीत संबंध को ये दर्शाता है। कौन? फिलीपींस कर। ये कौन थे? ये न्यूजीलैंड में जन्मे एक अर्थशास्त्री हैं, डब्ल्यू फिलीपींस, जो 1998 में सबसे पहले इस मत को रखा गया था। इन्होंने देखा कि कीमत स्थिरता बेरोजगारी के विरुद्ध होती है। दूसरे शब्दों में कहूँ ना, यदि बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति कम होगी। एक है लैफर वर्ग। देखो लैफर वर्ग एक अमेरिका अर्थशास्त्री ऑर्थर लैफर द्वारा प्रतिपादित अवधारणा के अंतर्गत है। इसमें क्या बोला गया है कि कर के जो दर होंगे और राजस्व के बीच में रिलेशन बताया गया। किसके बीच में? कर और राजस्व, राजस्व के बीच में ये रिलेशन बताया। ठीक है, कह रहा भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन संस्था निर्धारित करता? तो ये आरबीआई करता है। ठीक है, आरबीआई करता है। ठीक है, देखो रेपो रेट क्या होती है? जब आरबीआई बैंक को देता है, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक से आरबीआई खुद लेता है। समझना, तो ये होती है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रेपो रेट समझ रहे हो और रिवर्स रेपो रेट।
आगे अगला क्वेश्चन है कि आयतन क्या होती है, तो आयतन घन मीटर होता है, आयतन घन मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध क्या होती है, ओम होती है। सानात्यक कोणीय संवेग क्या होगा, कोणीय संवेग किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड ये होगा, और सान्यता क्या होगा, न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। तो देख लो ए का 4 और डी का 1, ए का 4 डी का 1, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, फिर ए का 4 डी का 1, फिर कोणीय संवेग बी के 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये वोल्टता नियंत्रण के रूप में किया जाता है। जेनर डायोड का उपयोग, जेनर डायोड जो है ना, जेनर डायोड, उसका उपयोग वोल्टता नियंत्रण के रूप में किया जाता है। जेनर डायोड क्या होती है, जेनर डायोड जेनर ने किया था, नाम नहीं दिया था, जेनर ने दिया था। ये भंजक क्षेत्र में एक रिवर्स बायोस मोड में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता को नियंत्रण करने के अतिरिक्त वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होती है ना, उसके रूप में किया जाता है। मीटर की सुरक्षा में, ओवर वोल्टेज से बचाने हेतु कार्य में किया जाता है। ठीक है, हमेशा ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टेज आपको पता है कि जब भी समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यदि डायोड का अर्धचालक का बना होता है, डायोड जो होती है ना वो किसका बना होता है, अर्धचालक का, अर्धचालक का बना होता है, अर्धचालक का बना होता है, अर्धचालक का बना होता है, और दोनों दिशाओं में ये धारा के दोनों दिशाओं में बहता है, इधर भी और इधर भी बहती है। जब वोल्टेज एक निश्चित मान से अधिक हो जाता है तो जेनर डायोड क्या करती है, विपरीत दिशा में भी प्रवाहित होने लगता है। समझ रहे हो ना, तो इसीलिए इसको वोल्टता को नियंत्रित करने के लिए हमें यूज किया जाता है। ठीक है, एक है टायोड बल्ब। टायोड बल्ब देखो, टायोड बल्ब जो है ना, इसका आविष्कार 1907 में अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने किया था। इसका उपयोग प्रवर्धक, दोलिन, ट्रांसमीटर, सूचक की तरह किया जाता है। डायोड के 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लेट, ग्रिड, तंतु। डायोड बल्ब इसका आविष्कार 1904 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब आपको पता है डायोड में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ठीक है, ऐसी परिपथ जहां रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां किस सेल का उपयोग किया जाता है, ये लोकलेंस सेल का किया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसी परिपथ जहां रुक के थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां लोकलेंस सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आविष्कार जो था ना वो किया गया था 1866 में, 1866 में किया गया था। कौन किया था, जॉर्जन लोकलेंसे। ठीक है, ये इसमें क्या होती है ना, जो दो तरह का होता है, एक जस्ता होता है, इसमें बैटरी में एक जस्ता होता है जिंक, और एक कार्बन होता है। जिंक जो होता है ना वो कैथोड की तरह कार्य करता है, और कार्बन जो होती है वो एनोड की तरह कार्य करता है। और इसमें एक छड़ भी होता है कार्बन मैग्नीज का, जो कार्बन की छड़ होती है ना, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन के मिश्रण में रखी जाती है। लोकलेंसेस सेल ईएमएफ का लगभग 1 वोल्ट होता है। इसका लोकलेंसेस सेल का ईएमएफ जो होता है 1.5 वोल्ट होता है। इसका प्रयोग ऐसे परिपथ में किया जाता है जहां रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटी, समझ रहे हो ना, टेलीफोन, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। इसके आधार पर ही सुख सेल का विकास हुआ। सुख सेल भी 2 तरह का होता है, देखो, एक तो आपको डेलियन सेल और एक सुख सेल, एक डेलियन सेल, एक सुख सेल। प्राथमिक सेल हो ना, वोल्टीय सेल, देखो डेलियन सेल, देखो वोल्ट जैसे डेलियन सेल, लोकलेंसेस सेल और डेलियन सेल, ये सुख सेल है। कौन कौन सा, वोल्टीय सेल, डेलियन सेल और लोकलेंसेस सेल, सब सुख सेल है। ये देख रहे हो ना, सुख सेल में ही आता है, ये वोल्टीय सेल भी आता है, डेलियन सेल भी आता है, और लोकलेंसेस सेल, सब सुख सेल का उदाहरण है। सुख सेल का एक होती है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में क्या होता है, जैसे मोबाइल का बैटरी, कार का बैटरी, ये सब क्या होती है, चार्ज करो डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, ऐसा होता है। ठीक है, अगला है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित
चालक का आविष्कार किसने किया था? ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक ये धातु की चालक छड़ होती है जिसमें भवनों के ऊपर आकाशीय विद्युत या तड़ित से सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। इनमें किसी चालक तार से जोड़कर धरती में दबी चालक प्लेट में जोड़ दिया जाता है। यदि आकाशीय बिजली भवन पर गिरती है तो ये आवेश के सीधे पृथ्वी तक भेजकर भवनों को नुकसान पहुंचाने में बचाती है। इसकी अति चलकता एक होती है सुपर कंडक्टर। अति चलकता की खोज 1911 में केमर लिंक ओन्स ने की थी। अत्यंत निम्न और कुछ पदार्थों पर विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसे ही अति चालक कहा जाता है और इस गुण को अति चलकता कहते हैं। अति चलकता जो होती है ना वो प्रति विद्युत चुंबकीय होता है, प्रति विद्युत चुंबकीय अर्थात पूर्ण चुंबकीय कवच होता है। ठीक है। अगला है कि जब दो पदार्थ का टुकड़े आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाएंगे तो क्या होगा? जब अगर दबाओगे तो दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा, लेकिन गलनांक घट जाएगा। गलनांक बढ़ेगा नहीं, घटेगा, कोई प्रभाव नहीं, बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। मतलब ना, समझ रहे हो? मतलब बर्फ के जब दो टुकड़ों को आपस में दबाने से टुकड़े का आपस में तो चिपक जाएगा, लेकिन दबाव क्या होगा? अधिक होने के कारण बर्फ का जो गलनांक होगा ना वो घट जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। 0 डिग्री पर आपको पता है पिघलती बर्फ में कुछ नमक सोडा से बर्फ का बल 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसे मिश्रण को ही हिम मिश्रण कहते हैं और इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है। जो पदार्थ पिघलने पर प्रसारित होते हैं उन पर दाब बढ़ने पर गलनांक भी बढ़ जाता है। आपको पता है कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसी के कारण बर्फ पर पानी तैरता है और जब बर्फ पानी पर तैरता है तो बर्फ का 1/भाग भाग पानी के ऊपर रहता है और 9/भाग पानी के नीचे रहता है। ठीक है। किसी पात्र में रखे पानी में डाली गई बर्फ के गलने पर भी जलसदार वही रहता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी में हल्की होती है और एल्कोहल से भरी होती है। पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। निम्न ताप करने पर भी इसके एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया था। एल्कोहल तापमापी पता है -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। ठीक है। अगला है बिजली के हीटर का उपयोग किसका किया था? सबको पता है नाइक्रोम का किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि H इक्वल टू I स्क्वायर RT ये वाले रिलेशन से यहाँ काम करता है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे तो नाइक्रोम आपको पता है ना, बिजली के जो हीटर होती है ना वो नाइक्रोम सामग्री का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है रेसिस्टिविटी R बराबर क्या होती है? रो इंटू L/A। ये जो रेसिस्टिविटी है ना इसकी बहुत अधिक होती है, बहुत उच्च होता है, इसलिए हीटिंग एलिमेंट भी इसको कहा जाता है। नाइक्रोम निकेल क्रोमियम और आयरन मिश्र धातु को कहा जाता है। इसमें क्या है ना, जो विद्युत हीटर की कुंडली भी नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है। विद्युत धारा अगर आप प्रवाहित करोगे ना तो बहुत हीट हो जाएगा, बहुत हीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। विद्युत हीटर एक ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, यही H इक्वल टू I स्क्वायर RT पर। विद्युत हीटर जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है और विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक भी 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका गलनांक क्या है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसके कारण ये पिघलता भी नहीं है। इस्पात स्टील, स्टील जो है ना ये कार्बन का एक ढलवा लोहा है, पिटवा, जिसमें कार्बन का प्रतिशत मात्रा ज्यादा नहीं होता लेकिन जितना भी होता है इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। जैसे स्टेनलेस स्टील, इसमें क्रोमियम और निकेल होती है, आपको पता होगा क्रोमियम और निकेल होती है। टंगस्टन से क्या होती है? टंगस्टन क्रोमियम होता है, सिलिकॉन ये सब होती है। ठीक है।
ये पूछा जाता है। पित्तल, पित्तल में मिश्र धातु पूछा जाता है। कॉपर और जिंक होती है। कांसा कॉपर और टीन होती है। गन मेटल कॉपर जिंक और टीन होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल होता है। मंज मेटल कॉपर जिंक होता है और मोनेल मेटल कॉपर और निकेल होता है। ये याद रखना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये कि पित्तल में क्या पाया जाता है, पित्तल का क्या क्या मिश्रण होती है, तो कॉपर और जिंक होता है, कॉपर और जिंक होता है। इसी तरीका से कांसा, कांसा में क्या होती है, कांसा में होती है कॉपर और टीन होती है, कॉपर और टीन होती है। फिर इसी तरीका से गन मेटल में कॉपर जिंक और टीन होती है, कॉपर जिंक और टीन होती है गन मेटल में। और जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकेल होता है, कॉपर जिंक और निकेल होता है। और मंज मेटल में कॉपर और जिंक होता है और मोनेल मेटल में कॉपर और निकेल होता है। ठीक है। तेल के पतली फिल्म से प्रभावित श्वेत क्या होगा, तो इसका आंसर व्यक्तिकरण हो जाएगा। क्या, क्योंकि देखो तेल की जो पतली फिल्म से प्रवर्तित श्वेत रंग हो दिखाई देती है ना, तो व्यक्तिकरण के दिखाई देता है। क्या, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाशीय तरंगे मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हो या एक साथ चलती हो, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होता है। प्रकाश तरंगे की घटना को ही व्यक्तिकरण कहा जाता है, इसको ही व्यक्तिकरण कहा जाता है। ठीक है। और भी बहुत सारे परिघटना आपको पूछा जाता है, जैसे पानी में पैदा होते बुलबुले, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। रेगिस्तान का मरीचिका, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। जल में पड़ी प्रखनली का चमकना, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। कांच में आई दरार का चमकना, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। वास्तविक सूर्यास्त से पहले सूर्य का दिखाई देना, अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना, अपवर्तन। आकाश और समुद्र का नीला रंग, परिकर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अन्य रंग जो भी होगा वो परिकर्णन। सूर्य का लाल रंग, परिकर्णन। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई पड़ना, व्यक्तिकरण। इंद्रधनुष का दिखाई देना, वन विक्षेपन, जिसको मैं परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन भी होता है। दरवाजे के झिर्री आने वाली प्रकाश का फैलना, विवर्तन। ठीक है, ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर होती है, क्वथनांक पर होती है? नहीं, गलत। केवल क्वथनांक पर नहीं होती है, इससे लो टेम्परेचर भी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में द्रव को गर्म करने के लिए तीव्रता गैस में परिवर्तित होती है। तो क्वथनांक कम तापमान पर भी द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण धीमा रूप है, इसमें क्वथनांक कम तापमान पर भी संभव है। तो केवल अगर यहाँ पे बोल रहा है तो गलत। वाष्पीकरण द्रव की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तन में धीमी प्रक्रिया, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वियोजन, वियोजन का मतलब होता है डीकम्पोजिशन। तो देखो तो ये डीकम्पोजिशन हो रहा है? नहीं। ये डीकम्पोजिशन हो रहा है? नहीं। डीकम्पोजिशन देखो ये हो रहा है, डीकम्पोजिशन ये हो रहा है, ये हो रहा है? नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन मतलब एक बड़े कंपाउंड्स को छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट जाना, ये होता है डीकम्पोजिशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेमेटाइट, तो हेमेटाइट क्या होती है, Fe2O3, Fe2O3, Fe2O3। हेमेटाइट Fe2O3। मैग्नेटाइट Fe3O4, मैग्नेटाइट Fe3O4। फिर कैलेसाइट, कैल्शियम वाला, कैल्शियम वाला। फिर है सीडेराइट, 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 सीडेराइट। तो ये हो जाएगा, देखो ए क्या होगा, 2, ए के 2, देखो एक ही ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पौधे और जंतुओं में प्राप्त हो जाता है, पर्यावरण में मौजूद नहीं है? देखो ये पर्यावरण में भी मौजूद है, तो लैक्टिक अम्ल। कैसे, देखो हाइड्रोलिक अम्ल पर्यावरण में नहीं है लेकिन पेट में है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो निम्नलिखित में अगर देखा जाए तो लैक्टिक अम्ल पौधे और जंतुओं में प्राप्त किया जाता है, पर्यावरण में भी मौजूद है। ठीक है। ये जैसे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होती है वो खाद्य अम्ल होता है, ये पौधे और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, पर्यावरण में पाए जाते हैं। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल, देखो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, देखो ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना,
वो पर्यावरण में भी है और जंतु में नहीं है, ये प्लांट में सीन है। पता है टमाटर में पाया जाता है, ये टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सब में पाया जाता है। तो कार्बनिक अम्ल वो होती है जो पृथ्वी पर ध्रुव पट्टी में खनिजों से तैयार किए जाते हैं, जैसे HCl, फिर HNO3, HNO3, फिर H2SO4, फिर ऑक्जिली अम्ल। इन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, इसे ऑक्जिली अम्ल कहा जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है, जैसे H2SO4, H3PO4, HNO3 सब ऑक्जिली अम्ल है। हाइड्रा अम्ल वो होती है ना जो केवल हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, इसमें हाइड्रा अम्ल होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। अगला है कि विलयन कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो देखो नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छानने वाला नहीं किया जाता है। ये और सब करते हैं, वाष्पीकरण से भी होती है, क्रिस्टलीकरण होती है, आसवन विधि से करते हैं। देखो, जो विलयन के कण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में छानने विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। छानने वाला विधि जो होती है ना, वो मिश्रण को अलग करने के होते हैं, जैसे रेत और पानी का मिश्रण। आसवन एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक तरल पदार्थों का क्वथनांक के अंतर के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे आसवन विधि से जैसे अल्कोहल और पानी को अलग कर सकते हो, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन निकाल सकते हो, ये सब क्या है? आसवन विधि हो गया। क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टलीकरण होता है एक वाष्पीकरण विधि के समान है, लेकिन शुद्ध ठोस के विलयन से क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह विधि वाष्पीकरण से बेहतर मानी जाती है क्योंकि इसमें अशुद्ध कम होती है, ठीक है। एक है वाष्पीकरण। इस विधि का उपयोग विलेय और विलायक को अलग करने के लिए किया जाता है। जब विलायक वाष्पशील और विलेय अपशील होती है, तो नमक और पानी का विलयन वाष्पीकरण से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक पीछे छोड़ देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? छानना। ये सब तो कर लिए थे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि डिक्कन प्रकरण द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन से निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? डिक्कन प्रकरण द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन से निम्नलिखित में कौन सा उपकरण उपयोग में किया जाता है? तो ये किया जाता है ये क्यूपिक क्लोराइड। जो डिक्कन प्रकरण है ना, वो क्लोरीन के उत्पादन में क्यूपिक क्लोराइड जैसे उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्या होती है? डिक्कन प्रकरण क्लोरीन के औद्योगिक उत्पादन का एक विधि है, इंडस्ट्रियल का। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन क्लोराइड जो होती है HCl और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। यह उत्प्रेरक क्यूपिक क्लोराइड, जिसे अक्सर पोरस ईंटों या अन्य पर लगाया जाता है, ठीक है। समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूपिक क्लोराइड। वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। तो थोड़ा सा देख लेता हूँ भाई, मेरा हो रहा है यार, कितना हो गया अभी चल रहा है, चलने दो। देखो वे पदार्थ जो द्रव अवस्था में
द्रव अवस्था या जलीय अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं उसको विद्युत अपघटन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन। वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं उसी को बोला जाता है विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है। अचालक क्या होता है? अचालक वो होती है जो करंट को फ्लो ही ना होने दे, मुक्त, क्योंकि इसमें मुक्त नहीं होती है। और अर्धचालक क्या होती है? वो होती है जो विद्युत चालक और अचालक के बीच में होता है। इसमें अगर आप चालकता का तापमान बढ़ने पर या कुछ अशुद्धियों मिलाने पर चालकता नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, धातु के बारे में सब जानते हो। पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ये किया जाता है पैनफ्रोकस। पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो फैनग्रोमस में पुष्पियों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की शाखा फैनग्रोमस के अंतर्गत किया जाता है। फैनग्रोमस में एक ऐसा पौधा शामिल होता है जिनमें फूल, फल और बीज होते हैं। समझ रहे हो? इसमें फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं और बीज भी होते हैं। फूल, फल और बीज भी होते हैं। पुष्पीय पौधे का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की शाखा फैनगुरस के अंतर्गत किया जाता है। फैनगुरस में पौधे शामिल होते हैं जिनमें फूल, फल और बीज होते हैं। क्रिप्टोगेम्स क्या होता है? ऐसे पौधा या पौधे जो जीव जिनमें फूल और बीज नहीं होते। ये वाला देख रहे हो, क्रिप्टोकस वो होती है जिनमें पौधे या जीव में फूल और फल नहीं होते, फूल और बीज नहीं होते। ऐसे को क्रिप्टोकट्स कहा जाता है, क्रिप्टोकेटस कहा जाता है। ठीक है। जैसे शैवाल, कवक, लाइकन, माइस, ये सब क्या है? इसी में आता है। देखो इसमें फैनरोपस फूल, फल और बीज सब होंगे। और एक है क्रिप्टोगेम्स, इसमें ना फूल होगा ना बीज होगा, इसको बोला जाता है क्रिप्टोकेप्स। पता है ये? इसमें जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया, फिर लाइकेन्स, ये सब क्या है? ये सब इसी का पार्ट है। ठीक है। अब है ब्राओफाइट्स। तो ब्राओफाइट जो होती है ना, वो पौधा होता है जो छायादार और नम्र क्षेत्र में उगते हैं और आकार में छोटे रहते हैं। इन्हें संवहनी उत्तक नहीं होते। इसमें सब संवहनी उत्तक नहीं होते। जैसे मास हो गया, हॉर्नवाट, लीव खाट, ये सब क्या है? ये सब होती है। ठीक है। एक है टेरिडोफाइट। देखो टेरिडोफाइट जो है ना, वो एक संवहनी पौधा है। ये एक संवहनी पौधा है। इसमें बीज या फूल नहीं पैदा करते, ये बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ये क्या है? बीजाणु के माध्यम से पैदा होती है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। एक है फैनरोगेमस, जिसमें फूल, फल और बीज तीनों होते हैं। क्रिप्टोगेम्स, फूल और बीज नहीं होते हैं। ब्राओफाइट्स एक दलदली क्षेत्र में उगाया जाता है। टेरिडोफाइट्स, इसमें ना फल फूल होते हैं, लेकिन ये बीजाणु से होता है। ठीक है। अगला है पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो ये होती है ये देखो राइबोसोम तो तीनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, तारक का ये होती है, ये सी जो देखो ये जो होती है ना तारक का जो पादप, देखो पादप के जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोल अनुपस्थित होती है। पादप कोशिकाओं में तारक का सेंट्रोसोल अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु में पाया जाता है।
समझ रहे हो। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ मुख्य उदाहरण है, जैसे अधिकांश पादप कोशिका में तारकाय नहीं होते, ये जो तारकाय है ना ये नहीं होते। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम्स नहीं पाया जाता। कुछ पौधे को छोड़कर अन्य सभी में पर्णहित नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है, और जंतु कोशिका में अधिकांश जंतु कोशिका में तारकाय होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में जो सेंट्रोसोम रहता है ना, जो कोशिका विभाजन में मदद करता है, ठीक है। और जंतुओं में पर्ण रहित नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला कौन सा कथन गलत है, देखो अमरूद सरस फल, क्या सही है? हाँ सही है, अमरूद सरस फल होती है, अमरूद सरस फल होती है। आम क्या होती है? अष्टफल होती है, अष्टफल, सही है, अष्टफल होती है। फिर सूरजमुखी, सूरजमुखी अष्टपीठ नहीं होती है, ये गलत है। ये जो होती है ना उस वो सस्पीट नहीं है। अनानास सेरोसिस है, सेरोसिस देखो कैसे फलों के प्रकार में बताया गया कि जो सरस फल होती है ना वो फल काम होता है, जैसे अंगूर, सुपारी, अमरूद, केला, टमाटर, जामुन, पपीता, खजूर, ये सब सरस फल में आती है। सरस फल, सरस फल उसको बोला जाता है, सरस फल, ठीक है। अमरूद क्या है? एक सरस फल है, और सरस फल में और भी लोग आते हैं, जैसे अंगूर, अंगूर भी आता है, सुपारी, सुपारी भी आती है। फिर अमरूद तो हो ही गया, केला, केला भी आता है, केला भी आती है, और टमाटर भी आता है, टमाटर, टमाटर भी आता है, ठीक है। जामुन भी आता है, जामुन भी आता है, पपीता भी आता है, पपीता भी आता है, पपीता भी आता है, खजूर भी आता है, खजूर भी आता है। ये सब क्या है? ये सब सरस फल है, अंगूर, सुपारी, केला, टमाटर, खजूर, जामुन, पपीता, ये सब, ठीक है। अष्टफल क्या होती है? अष्टफल आम होता है, आम, आम हो गया, बादाम हो गया, आंडू हो गया, अखरोट हो गया, आम हो गया, सब क्या हो गया? अष्टफल कहलाता है। सेरोसिस जो होती है ना वो अनानस और कटिहल होती है, ये सही है। सेरोसिस जो होती है वो अनानस और कटिहल होता है, ठीक है। लेकिन सूरजमुखी ये नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, कट गया है क्या 66 का? 66 पे कट गया, रुको रुको, क्वेश्चन लगता है कट गया जी, 65 कट गया है, कोई बात नहीं, 65 में हम बता देंगे ऐसे क्या था। देखो 66 में क्या बोला गया है, 66 क्वेश्चन नंबर है, 66 में है कि सूचित को करें, तो देखो सबसे पहले है कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन क्लोरो, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ? प्रकाश संश्लेषण में, तो सी के वन। फिर है कार्बन तंतु, सिलिकॉन, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन नहीं, कार्बन तंतु, डाइक्लोरोमीथेन, इसका आंसर हो जाएगा 66 के। 64 भी कट गया है क्या? 64 65 दोनों कट गया है जी, शायद आगे होगा, नहीं कट गया है दोनों। ठीक है, कटने दो। देखो 66 में जो है ना सिलिकॉन कार्बाइड जो है ना ये एक कृत्रिम हीरा है, कृत्रिम हीरा, ठीक है। कार्बन तंतु जो होती है वायुवान के लिए यूज किया जाता है, वायुवान के लिए यूज किया जाता है। और डाइक्लोरोमीथेन जो होती है वो प्रतिषेधक के रूप में किया जाता है, प्रतिषेधक के रूप में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? AK3, AK3 एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, ठीक है, एक ही ऑप्शन में, ठीक है। देखो सिलिकॉन जो कार्बाइड है ना, सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो एक कृत्रिम हीरा है, तो कार्बन तंतु जो है वो वायुवान है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में यूज किया था, और डाइक्लोरो मेथेन जो होती है प्रतिषेधक के रूप में होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ
प्रोटीन नहीं है। तो देखो कौन सा कपास जो है वो प्रोटीन नहीं है, तो कपास प्रोटीन नहीं है। कपास में प्रोटीन नहीं होता, लुत्ता रेशा में प्रोटीन होता है, केस बॉल में होती है, खूर में भी होती है। ठीक है, कपास प्रोटीन नहीं है क्योंकि कपास एक पौधा आधारित रेशा है जो मूल रूप से सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ठीक है, अगला है ट्रांसलेट टू सेंटेंस टू इंग्लिश। तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुमने मेरा दिल जीत